जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज के अंदर आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 61 है, 61 के बाद में 85, 85 के बाद में 109, 109 के बाद में 133 है, 133 के बाद में 157 है और 157 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 61 है, 61 से कितना बन रहा है 85। तो 61 से 85 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 61 में क्या कर दें प्लस 24 कर दें तो 61 और 24 मिलकर बन जाएगा 85। फिर देखिए 85 से कितना बन रहा है 109, तो 85 से 109 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 85 में क्या कर दें प्लस 24 कर दें तो 85 और 24 मिलकर बन जाएगा 109। फिर देखिए 109 से कितना बन रहा है 133 है, तो 109 से 133 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 109 में क्या कर दें प्लस 24 कर दें तो 109 और 24 मिलकर बन जाएगा 133 है। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 133 से कितना बन रहा है 157 है, तो 133 से 157 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 157 में क्या कर दें प्लस 24 कर दें तो 133 और 24 मिलकर बन जाएगा 157 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 157 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 24 है, उसके बाद में भी क्या हुआ प्लस 24 है, उसके बाद में भी क्या हुआ प्लस 24 है, उसके बाद में भी क्या हुआ प्लस 24 है, यानी कि सभी के अंदर क्या हो रहा है प्लस 24 हो रहा है। तो यहाँ पर हम 157 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 157 के अंदर भी क्या कर देंगे प्लस 24 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 157 के अंदर प्लस 24 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 157 और 24 मिलकर बन जाएगा 181, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 181। अब हमें देखना है कि संख्या 181 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 181 में दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर है लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो करना क्या है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले जो आकृति आपके सामने दी गई है इस आकृति के अंदर जो ये तल है यहां से आपको काउंट करना है एक एक कॉलम को। जैसे यहां पर देखिए ये हो जाएगा 1 नंबर कॉलम, ये हो जाएगा 2 नंबर कॉलम, ये हो जाएगा 3 नंबर कॉलम और ये हो जाएगा 4 नंबर कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार से इसके जस्ट ऊपर एक तल दिया गया है तो इसमें भी हमें काउंट करना है। कहाँ से, यहाँ से आपको काउंट नहीं करना है, यानी कि यहीं से काउंट करना है मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, यहाँ से देखिए तल दिया गया है तो यहाँ से आपको काउंट करना है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर। अब इससे जस्ट ऊपर दिया गया है तो इसमें यहाँ से तल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे नंबर करेंगे, यानी कि 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम और ये 3 नंबर कॉलम। इसी प्रकार से इससे जस्ट ऊपर दिया गया है तो इसमें यहाँ तक यानी कि तल दिया गया है तो इसमें
इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यानी कि ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब क्या करना है, इन सभी को टोटल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। उसके बाद में यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 यानी कि 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर इन सभी को टोटल करो, यानी कि 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6 और 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर इन सभी को टोटल करो, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये हो गया 10। अब इन सभी को यहाँ पर टोटल कर लो। ठीक है, यहाँ पर इन सभी को टोटल करोगे तो इस आकृति के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं वो सभी हमें ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 3 और 6 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 10 मिलकर बन जाएगा 19, 19 और 10 मिलकर बन जाएगा 29 है। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 29 है। अब हमें देखना है कि 29 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 29 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और ऐसे यदि आप शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये है मेरे भाई फॉर्मूला। या आप यहाँ पर देखिए फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए टी का मतलब होता है टोटल, एल का मतलब लेफ्ट साइड, आर का मतलब राइट साइड, यानी कि ये हो गया दायां और बायां। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व करेंगे कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए टी की वैल्यू में कितनी दी गई है, यानी कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या दी गई है 50। तो टी के स्थान पर हम कितना रखेंगे 50 रखेंगे। इसके बराबर में लेफ्ट है, यानी कि मेरे भाई दाएं छोर से कितना है तो आर्यन शीर्ष से बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि लेफ्ट और राइट देता तो आप समझ जाते। यहाँ पर बोला गया है अप एंड डाउन, यानी कि शीर्ष से, यानी कि ऊपर से उसका स्थान है कितना 17वां। ठीक है, और पूछा गया है कि निचले छोर से आर्यन का स्थान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, यानी कि आर की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल के बराबर में कितना है, एल की वैल्यू है 17। तो एल के स्थान पर हम रखेंगे 17। उसके बाद में क्या है प्लस के अंदर आर है, उसके बाद में क्या है माइनस के अंदर 1 है। तो 17 प्लस का है और माइनस का 1 है, तो 17 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 16। यानी कि यहां पर हो जाएगा 50 बराबर 16 प्लस आर। अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो 16 इधर प्लस का है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है क्या 50, उसके बाद में 16 को इधर लेकर आएंगे तो 16 हो जाएगा माइनस का, और इसके बराबर में क्या है आर है। तो यहाँ पर देखिए 50 में से 16 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 34, और इसके बराबर में क्या है आर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई। यानी कि आर्यन का निचले छोर से कौन सा स्थान होगा, तो आर्यन का निचले छोर से स्थान होगा 34वां। अब हमें देखना है कि 34 किसी
ऑप्शन में दिया गया है? तो आंसर है 34 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा। तो मेरे भाई इस फॉर्मूले को आप जरूर याद करना, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी कि अब चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 15 का संबंध है 135 के साथ में और 24 का संबंध है 216 के साथ में, उसी प्रकार से 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 15 से यहाँ पर 135 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई 15 से यहाँ पर 135 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर इस 15 का किया गया है 9 गुना। यदि हम 15 का 9 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 15 9 135। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 24 से यहाँ पर 216 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी देखिए मेरे भाई, यदि हम 24 का क्या कर दें 9 गुना कर दें तो 24 9 हो जाएगा 216 और यहाँ पर 216 हमें दिया भी गया है। यानी कि अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 13 के अंदर, और इस 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे क्या 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस 13 का हम क्या कर देंगे 9 गुना कर देंगे। तो 13 का 9 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 13 का 9 गुना होता है 117, यानी कि 13 9 हो जाएगा 117। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 117। अब हमें देखना है कि 117 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है संख्या 117 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में फीड को 24 के रूप में लिखा जाता है और अकाउंट को 42 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में पिज्जा को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि फीड को यहाँ पर 24 कैसे लिखा है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि अकाउंट को यहाँ पर 42 कैसे लिखा है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि पिज्जा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना आसान होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें बोला गया है फीड को क्या लिखा गया है, यानी कि FEED, इसको लिखा गया है 24 है। तो इसको 24 कैसे लिखा गया है, तो इसको 24 लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फीड शब्द के अंदर जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी को काउंट किया गया है। तो यहाँ पर फीड शब्द के अंदर टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, टोटल लेटर की संख्या है यहाँ पर कितनी, 4। तो यहाँ पर देखिए 4 से 24 बनाने के लिए यहाँ पर किया गया है 4 का 6 गुना। तो यहाँ पर 4 का 6 गुना करेंगे तो बन जाएगा 6 चौका 24, और यहाँ पर ध्यान से देखिए 24 आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अकाउंट को यहाँ पर 42 इसी प्रकार से लिखा है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे अकाउंट A, उसके बाद में है CC, उसके बाद में है O, उसके बाद में है U, फिर है N और T। तो यहाँ पर इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 42 से। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए अकाउंट शब्द के अंदर टोटल कितने लेटर हैं, काउंट करिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
टोटल लेटर कितने हैं 7 हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 7 का कर देंगे 6 गुना। तो यहाँ पर देखिए 7 का 6 गुना करेंगे तो बन जाएगा 7 छिके 42 है। और ध्यान से देखिए 42 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, फीड शब्द के अंदर जितने भी लेटर हैं उन सभी को टोटल करके 6 से गुणा करके यहाँ पर लिखा गया है 24 है। उसी प्रकार से अकाउंट के अंदर या अकाउंट शब्द के अंदर जितने भी लेटर हैं उन सभी को टोटल करके उनका 6 गुना करके यहाँ पर लिखा गया है 42 है। अब उसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि पिज्जा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पिज्जा की स्पेलिंग है PIZZA, ठीक है। तो यहाँ पर पिज्जा शब्द के अंदर टोटल कितने लेटर हैं, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, टोटल लेटर कितने हैं 5 हैं। अब सभी का 6 गुना किया गया है तो यहाँ पर भी 5 का हम क्या करेंगे 6 गुना करेंगे। 5 का 6 गुना करेंगे तो बन जाएगा 6 पंजे 30 है। यानी कि पिज्जा को लिखा जाएगा 30 है। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 30 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, डायोप्टर में क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए है लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी है तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी है घटती ऊर्जा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि डायोप्टर में क्या मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर साइंस के लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लेना। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम क्या होता है तरंग दैर्घ्य होता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हीटर में, ऑप्शन बी है पंखा में, ऑप्शन सी है लाउड स्पीकर में और ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव विद्युत हीटर है या फिर हम बोल सकते हैं कि हीटर के अंदर उपयोग किया जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है छोटी आंत के द्वारा, ऑप्शन बी है ग्रासनली के द्वारा, ऑप्शन सी है यकृत के द्वारा और ऑप्शन डी है हृदय के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत के अंदर होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि छोटी आंत के अंदर भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। ठीक है, तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे पास याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। इसी के साथ में एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर
पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय के अंदर कितने कक्षक होते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, हृदय के अंदर 4 कक्षक होते हैं, जिनके अंदर 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। यानी कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई याद रखना, जितने भी खट्टे फल होंगे उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बतानी है। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था, इसमें भारत में कुल कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 24 पदक जीते हैं। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहीं से एग्जाम के अंदर प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था दक्षिण कोरिया के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि जो ओजोन परत है ये किन किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 11 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।